कहानी की शुरुआत होती है रिक कार्वर से, जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं और पुलिस उनसे एक अपराध स्थल पर पूछताछ कर रही है। वह आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने मिस्टर कैल्डवेल को देखा था, उस आदमी को जिसने अभी अभी खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। हालात की गंभीरता के बावजूद रिक बिल्कुल भी विचलित नहीं होते और अधिकारियों से बात करते हुए भी आराम से अपने बिजनेस कॉल्स उठाते रहते हैं। मिस्टर कार्वर, हाँ, मैं 1 सेकंड में आपके पास आता हूँ। फोन पर बात खत्म करने के तुरंत बाद वह बताते हैं कि जैसे ही मिस्टर कैल्डवेल ने उन्हें देखा, वे अपने घर के अंदर गए और खुद को गोली मार ली। हालांकि यह थोड़ा संदिग्ध लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। रिक बैंकों के साथ मिलकर घरों की नीलामी करवाते हैं और मिस्टर कैल्डवेल भी उन कई मकान मालिकों में से एक थे जो अपना घर खोने वाले थे। बेघर होने का सामना करने के बजाय उन्होंने अपनी जान लेने का दुखद फैसला किया। कौन सा आधिकारिक बयान इस दुखद और बेतुकी स्थिति को पूरी तरह बयां कर सकता है? हालांकि रिक जब यह सब बताते हैं तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह एक ठंडे दिल और बेरहम इंसान है। इसके बाद हम डेनिस नैश से मिलते हैं, जो एक मेहनती निर्माण मजदूर और अकेले पिता हैं, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह आर्थिक समस्याओं में डूबे हुए हैं और बैंक के लगभग $80,000 के कर्जदार हैं। उनका घर नीलामी के खतरे में है और उनका परिवार बेघर होने की कगार पर है। अपने घर को बचाने के लिए बेताब डेनिस अपने बेटे कॉनर के साथ कोर्ट जाता है, इस उम्मीद में कि वह बैंक के प्रतिनिधियों से कोई समझौता कर सके। हालांकि जज उसे सिर्फ 30 दिनों की अपील की अवधि देते हैं। बैंक 30 दिनों के भीतर खरीदार ला सकता है। आपने व्यवहार प्रभावित किया। डेनिस और समय के लिए गुहार लगाता है, लगभग गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी बातें किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। एक पुलिस अधिकारी उसे कोर्टरूम से बाहर ले जाता है, जिससे वह हताश और हार महसूस करता है। घर लौटते समय निराशा उस पर भारी पड़ती है, लेकिन वह कॉनर को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश करता है तथा वादा करता है कि वे अपना घर नहीं खोएंगे। हम अपना घर नहीं खोने वाले, दोस्त। तुम्हें कैसे पता? अपनी बातों के बावजूद डेनिस अंदर से बेहद परेशान है। उस रात वह बेतहाशा ऐसी नौकरी खोजता है जिससे वह अपने परिवार का खर्च चला सके। वह नौकरी के विज्ञापन खंगालता है, अनगिनत फोन कॉल करता है और हर जान पहचान वाले से संपर्क करता है, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिलती। हर बार मना किया जाना उसकी चिंता और बेबसी को और बढ़ा देता है। इस वक्त डेनिस इतना कंगाल हो चुका है कि शायद वह जोना जेमसन को स्पाइडरमैन की तस्वीरें बेचने का साइड जॉब भी कर लेता। अगले दिन हालात और भी बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। ठीक है। नमस्ते बॉस। शेरिफों का एक दल रिक कार्वर के साथ डेनिस के घर पहुंचता है। वे उसे बताते हैं कि बैंक ने अब आधिकारिक रूप से इस संपत्ति का मालिकाना हक ले लिया है और उसे और उसके परिवार को तुरंत घर खाली करना होगा। डेनिस विरोध करता है, उन्हें याद दिलाता है कि जज ने उसे 30 दिन दिए थे, लेकिन रिक एक हस्ताक्षरित कोर्ट ऑन ऑर्डर दिखाता है जो अपील को खारिज कर देता है और साफ कर देता है कि अब उनके पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है, आपको अपनी संपत्ति छोड़नी होगी। तुम हो। वह यह भी बताता है कि बैंक ने शुरुआत में उन्हें कैश फॉर की समझौते के तहत $3,500 की पेशकश की थी, जिससे वे स्वेच्छा से घर छोड़ सकते थे। चूंकि उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब उनके पास तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। डेनिस और उसकी मां लिन घर छोड़ने से इनकार कर देते हैं, जिससे पुलिस के साथ माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। अधिकारी चेतावनी देते हैं कि अगर वे सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिन गुस्से और दुख में डूबी हुई जोर देती है कि अधिकारी उनके घर में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अधिकारी ठंडे स्वर में कहता है कि अब वह खुद घुसपैठ कर रही है, क्योंकि घर अब बैंक का है। ये नहीं है तुम्हारा घर बेटे। मिस्टर कार्वर, माफ कीजिए। कोई और रास्ता न होने पर डेनिस और उसकी मां अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। वे मजबूरी में बाहर निकाले जाने से पहले हर जरूरी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर बाद कॉनर स्कूल से लौटता है और अपने परिवार को घर से निकाले जाते देखकर टूट जाता है। वह अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस उसे रोकता है और समझाता है कि अब वे वहां नहीं रह सकते। मैं बस अपने कमरे में जाना चाहता हूँ, कृपया। तुम कमरे में नहीं जा सकते। दिल टूटे और बेबस कॉनर देखता है कि कैसे उनका घर उनसे छीन लिया जाता है। अपने पड़ोसियों को आखिरी अलविदा कहकर डेनिस और उसका परिवार एक जर्जर मोटल में रहने चले जाते हैं। तो क्या आप लोग कुछ दिन रुकने का सोच रहे हैं? नहीं, 2-3 रातें, सिर्फ कुछ रातों के लिए। उस रात डेनिस बेतहाशा नौकरी ढूंढने के लिए दर्जनों फोन कॉल करता है। वह प्लम्बिंग का काम करने की पेशकश भी करता है, लेकिन कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं होता। ठीक है, निम्न स्तर की चीजें, कोई काम मिल सकता है, मुझे नहीं पता। उस रात लिन टेम्पा जाकर डेनिस के चाचा के साथ रहने का सुझाव देती है, लेकिन डेनिस मना कर देता है। वह कॉनर को उसके स्कूल और दोस्तों से अलग नहीं करना चाहता। हालात बदलने का दृढ़ निश्चय करके वह अगली सुबह उठता है और कोई भी काम ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में डेनिस जाकर मूवर्स के एक समूह से तीखी बहस करता है। उन पर उसके निर्माण उपकरण चुराने का आरोप लगाता है। फिर से तुम्हारे औजार चुरा रहे हैं। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है,
सही है। जैसे जैसे माहौल गर्माता है, रिक कार्वर अचानक वहां आ जाता है और पूछता है कि ये हंगामा किस बात का है। जब डेनिस उसे समझाता है, तभी रिक को एक समस्या के बारे में फोन आता है और वह जाने की तैयारी करता है। तुम मजाक कर रहे होगे, भाड़ में जाओ यार। लेकिन जाने से पहले वह डेनिस की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह काम की तलाश में है। उसे याद आता है कि डेनिस ने निर्माण में अनुभव होने की बात कही थी, तो रिक उसे $50 के लिए एक छोटा सा काम ऑफर करता है। पैसों की सख्त जरूरत में डेनिस तुरंत मान जाता है और रिक के ट्रक में उसके पीछे पीछे चला जाता है। वे एक जब्त किए गए घर पर पहुंचते हैं, जिसे सीवेज के पानी से बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। बदबू इतनी भयानक है कि ज्यादातर मजदूर उसे साफ करने से मना कर देते हैं। मौका देखते हुए डेनिस रिक से मोलभाव करता है और कहता है कि वह यह काम $2.5 में कर देगा। रिक मान जाता है। डेनिस अंदर कदम रखता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि गंदगी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उफ। चिपचिपी बदबूदार कीचड़ से उसकी हालत खराब हो जाती है और वह बाहर भागकर उल्टी कर देता है। बाकी मजदूर उस पर हंसते हैं, लेकिन डेनिस हार नहीं मानता। वह उन्हें पे और मजदूरी देने का कहता है ताकि वे उसकी मदद करें और सफाई करें। वे अनिच्छा से उसके साथ जुड़ते हैं। डेनिस की दृढ़ता देखकर रिक उसमें संभावनाएं देखने लगता है। काम पूरा करने के बाद डेनिस मोटेल गया और वहां सबको पैसे दिखाए जो उसने कमाए थे। लीन आभारी है क्योंकि अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है और वे खुशी खुशी दिन बिताते हैं। अगले दिन रिक डेनिस को अपने शानदार बंगले में बुलाता है ताकि वह एयर कंडीशनिंग यूनिट ठीक कर सके। डेनिस को रिक की भव्य जीवन शैली की एक झलक मिलती है। उसका विशाल घर, शानदार गाड़ियां और खूबसूरत पत्नी। हालांकि लगातार आती गुस्से भरी फोन कॉल से लगता है कि रिक ने कई दुश्मन बना लिए हैं। जब डेनिस मरम्मत का काम पूरा कर लेता है तो रिक उसे ड्राइव पर ले जाता है और अचानक उसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का प्रस्ताव देता है। तुम जानते हो मैं क्या हूं? मैं वो आदमी हूं जिसके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है। बिना कोई सवाल पूछे डेनिस तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उसे पता है कि अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। शहर में गाड़ी चलाते हुए वे एक घर को पड़ोसी की प्रॉपर्टी से अवैध रूप से बिजली और पानी लेते हुए देखते हैं। यह समझकर कि वह घर बैंक का है, रिक गाड़ी मोड़कर जांच करने जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है और अंदर रहने वाले फ्रैंक ग्रीन से सामना करता है और उसे तुरंत अवैध कनेक्शन हटाने का आदेश देता है। तो तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार से भी चोरी कर रहे हो। फ्रैंक हालांकि शर्मिंदा है, लेकिन रिक की फर्म के कर्ज के आगे झुक जाता है। एक्सटेंशन कॉर्ड हटाते समय वह डेनिस से कहता है कि उनके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उसने उसे खेल प्रतियोगिताओं में देखा है। वह यह भी बताता है कि उसने 2 साल पहले अपनी नौकरी खो दी थी और तब से वह मॉर्गेज के कर्ज में डूबा हुआ है। जाने से पहले फ्रैंक माफी मांगता है, लेकिन रिक ठंडेपन से उसे चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा कभी न करे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगली बार शेरिफ के विभाग से कोई आएगा। बाद में रिक और डेनिस एक आलीशान घर पहुंचते हैं, जहां रिक डेनिस को महंगे किचन कैबिनेट्स और फर्निशिंग्स हटाने का निर्देश देता है ताकि उन्हें किसी दूसरी प्रॉपर्टी में लगाया जा सके। काम पूरा करने के बाद रिक डेनिस को $3,150 देता है और औपचारिक रूप से उसे अपनी कंपनी रिक कार्वर रियल्टी में शामिल होने का न्योता देता है। खैर, तुमने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, घर बनाए, उसका क्या मिला तुम्हें? अब मैं गिरा रहा हूँ। डेनिस हिचकिचाता है, लेकिन जानता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं। चेक जेब में रखने से पहले वह रिक से पूछता है कि क्या इस पैसे से वह घर वापस ले सकता है। रिक विचार टाल देता है और कहता है कि इसके लिए बाद में समय मिलेगा। हफ्ते बीतते हैं। डेनिस रिक के संदिग्ध धंधे में और गहराई से शामिल होता जाता है। वह अब जब्ती के नोटिस चिपकाने, परिवारों को घर से निकालने और यहाँ तक कि छोड़े गए घरों से कीमती उपकरण चुराने तक करने लगता है। इसी दौरान वह एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और पुल पंप जैसी चीजों की तस्वीरें खींचता है ताकि उन्हें गायब दिखा सके, जिससे रिक फर्जी दावे कर सके और सरकार से पैसे वसूल सके। वो क्या कर रहा है बेटा? यदि पुल काम नहीं करता है तो वह पुल में घर जा रहा है। यह काम उस पर भारी पड़ने लगता है। वह अक्सर ऐसे बेघर हुए लोगों से मिलता है जो कभी उसकी ही तरह बुरी हालत में थे। कुछ लोग उसे धमकाते हैं तो कुछ उसकी आंखों के सामने ही टूटकर रो पड़ते हैं। हालांकि उसे उन लोगों से सहानुभूति होती है, लेकिन वह खुद को समझा लेता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वह लोगों को घर से निकाल रहा है और मकान बेचने का काम कर रहा है, क्योंकि सच कहें तो स्पाइडरमैन के पास कोई पेंशन प्लान नहीं है और न्यूयॉर्क में झूलने से बिल नहीं भरते। उसके अपने परिवार की जिंदगी उसी पैसे पर टिकी है जो वह इस काम से कमाता है। रात को डेनिस वापस मोटेल लौटता है और अपनी माँ और बेटे के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करता है। वहाँ क्या हुआ था? सांप। क्या? वह उनसे सच्चाई छुपाता है, ऐसा दिखाता है जैसे सब ठीक है, लेकिन रात को उसे अपराध बोध सताता है और अपनी अंतरात्मा के साथ सोना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक दिन रिक उन चुराए गए उपकरणों की गिनती करता है जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं। वह डेनिस को समझाता है कि सरकार उन्हें इनकी जगह नए उपकरण लाने के पैसे लौटा देगी, जिससे वे आसानी से पैसा कमा सकते हैं।
वह डेनिस को एक नई चाल से भी परिचित कराता है, नीलाम हो चुके घरों में नकली किराएदारों को बिठाना ताकि बैंकों से अतिरिक्त कैश फॉर कीज सेटलमेंट वसूला जा सके। कैश फॉर कीज में सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? डेनिस महसूस करता है कि वह भ्रष्टाचार की दुनिया में और गहराई तक फंसता जा रहा है, लेकिन अब वह इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे हटना उसके लिए नामुमकिन है। कुछ दिन बाद रिक डेनिस को $7,200 का चेक देता है, जो उनकी अवैध कमाई में से उसका हिस्सा है। लेकिन डेनिस पैसे लेने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह रिक से घर वापस दिलाने में मदद मांगता है। बिना हिचकिचाहट रिक अपने पैसों से घर खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन डेनिस को चेतावनी देता है कि उसे अब भी $135,000 चुकाने होंगे। क्या घर वापस पाने की खुशी हो रही है डेनिस? धन्यवाद रिक। हालांकि उसके मन में कुछ बदल जाता है। वह एहतियात के तौर पर अपनी टखने पर एक बंदूक बांध लेता है। रिक ने उसे सुरक्षा के लिए बंदूक दी थी। अब डेनिस हर चीज को अलग नजरिए से देखता है और ऐसे लोगों के बनाए बेईमान खेल को खेलने के लिए दृढ़ है, जैसे रिक। जल्दी रिक डेनिस को एक बेदखली दिखाने ले जाता है। एक दंपति जिनके छोटे बच्चे हैं, मिस्टर और मिसेस टैनर, को घर से जबरन निकाला जा रहा है। शुरुआत में डेनिस अलग थलग रहता है और शांतिपूर्वक बताता है कि उन्हें घर छोड़ना होगा, चाहे वे अपनी मर्जी से जाएं या जबरदस्ती। ये करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मुझे आपसे निवेदन करना होगा कि आप इस संपत्ति को छोड़ दें। यह साफ है कि डेनिस ऐसा बेरहम इंसान नहीं है, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जल्द ही जब पुलिस अंदर घुसती है और वही कठोर शब्द दोहराती है जो कभी डेनिस और उसकी माँ से कहे गए थे, तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है। नहीं सर, आप और आपकी पत्नी अब यहाँ अवैध रूप से हैं। अब यह संपत्ति बैंक की है। उसे अपने की पर अपराध बोध होता है, फिर भी वह खड़ा रहता है और देखता है कि इन मासूम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इस जोड़े की गुहार के बावजूद डेनिस और पुलिस उन्हें उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। यह अनुभव डेनिस को भीतर तक हिला देता है। जब वह मदद की पेशकश करता है तो यह जोड़ा उसे उसकी बेरहमी के कारण घिनौना कहकर ठुकरा देता है। जानते हो, बात तब बुरी हो जाती है जब आप मुझे बस एक नौकरी चाहिए से मैं किसी और की जिंदगी की कहानी में खलनायक बन गया हूँ तक पहुँच जाते हैं। अपने किए हुए दर्द को देखकर डेनिस भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। बाद में डेनिस अपने परिवार को चौंका देता है जब वह उन्हें उनके पुराने घर ले जाता है। वह बताता है कि कुछ ही हफ्तों में वे फिर से इसी घर में रहने आ जाएंगे। कॉनर खुशी से झूम उठता है और दौड़कर अपने पुराने कमरे में चला जाता है। लिन को राहत तो मिलती है, लेकिन वह पूछती है कि डेनिस ने यह सब कैसे किया। तुमने घर वापस कैसे ले लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि सच में ऐसा ही है। वह अस्पष्ट रूप से समझाता है कि उसके नियोक्ता ने घर खरीदा है और वह धीरे धीरे छोटी छोटी किश्तों में कर्ज चुका देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह सच्चाई से जूझ रहा है। लेकिन उस दिन के लिए लिन और उसका बेटा इतने खुश थे और यह देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आ गई। जल्द ही जितने ज्यादा लोगों को वह बेदखल करता है, उतना ही अपराधबोध उसके मन में बढ़ता है। उसका सब्र तब टूटता है जब वह एक बुजुर्ग दंपति को निकालता है जो नहीं समझते कि उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है। फिर भी अपनी भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद डेनिस रिक का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन जाता है। जज के हस्ताक्षर से जमा करेंगे, सब कानूनी है, बाहर चलें। बाहर चलना है। एक दिन रिक डेनिस की मुलाकात एक अमीर निवेशक मिस्टर फ्रीमैन उन्हें एक बड़ा सौदा ऑफर करते हैं, 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज का प्रबंधन। हालांकि इसमें एक शर्त है। वह चाहता है कि कोई व्यक्ति नीलाम घर बेचने वाले एक प्रतिस्पर्धी ब्रोकर की जासूसी करे या उसे छेड़े। रिक डेनिस को अपने मुनाफे का 6% देने का ऑफर करता है। धीरे धीरे उसे ताकत के सपने दिखाते हुए डेनिस को अंधेरे रास्ते पर ले जाता है। मैं तुम्हें अपनी कमाई का 5% दूंगा। 10%, 6%। कुछ बातचीत के बाद डेनिस मान जाता है, यह समझते हुए कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी। इसके बाद रिक डेनिस को ऑर्टिस की जांच करने का काम सौंपता है। जल्द ही डेनिस को पता चलता है कि ऑर्टिस पहले ही 15 घरों को निवेशकों के एक समूह को बेच चुका है। उसे नुकसान पहुंचाने के लिए डेनिस और उसका सहकर्मी उन घरों में घुसकर एयर कंडीशनर और फ्रिज जैसी चीजें चुरा लेते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ऑर्टिस के सौदे बिगड़ रहे हैं। अगले दिन कॉनर का जन्मदिन होता है। डेनिस अपनी फैमिली के साथ होटल में जश्न मनाने जाता है, लेकिन उसका अतीत उसे घेर लेता है। एक आदमी जिसे डेनिस ने कभी बेदखल किया था उसे पहचान लेता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है। डेनिस उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और डेनिस को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोष देता है। शांत हो जाओ। तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जल्द ही यह तनाव एक हिंसक झगड़े में बदल जाता है। लिन और कॉनर इस हंगामे को देख रहे होते हैं, लेकिन डेनिस उन पर चिल्लाता है कि वे अपने कमरों में चले जाएं। निराश और परेशान होकर वह अपना गुस्सा निकालता है। बाद में जब वह कमरे में लौटता है, लिन उससे पूछती है कि वह आदमी उसे कैसे जानता था और उसका नाम तक कैसे जानता था। डेनिस अब तनाव में चिल्लाता है कि वह उसे नहीं जानता। लो, तुम्हारी माँ। उसकी प्रतिक्रिया से उसका परिवार टूट जाता है।
डेनिस को एहसास होता है कि वह हद से आगे बढ़ गया है और अब वह उस दुनिया में और गहराई तक डूबता जा रहा है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसलिए वह एक बार फिर रिक से सलाह लेने जाता है। कुछ समय बाद डेनिस रिक और एक व्यापारी काहाना से मिलता है। वे इस बारे में चर्चा करते हैं कि ऑर्टिज के साथ सौदा कैसे टूट गया। 15 में से 6 खरीदारों ने लापता उपकरणों के कारण आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यह सब रिक की योजना का हिस्सा था। अब वह सभी चोरी हुए उपकरणों को मुफ्त में बदलने की पेशकश करता है, लेकिन केवल तभी जब खरीदार ऑर्टिज की बजाय उसके साथ काम करने के लिए राजी हों। कहाना इसमें आर्थिक फायदा देखता है और सौदा स्वीकार कर लेता है। लेकिन घरों को 30 दिनों के भीतर खाली करना होगा। रिक और डेनिस मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने सच में सौदा जीत लिया है। इस जश्न में रिक अपने महलनुमा घर में एक भव्य पार्टी देता है जिसमें संगीत, ड्रिंक्स और प्रभावशाली मेहमानों की भरमार होती है। क्योंकि कुछ भी यह नहीं बताता कि मैं सफल हो गया हूँ, जैसे पूल के किनारे व्हिस्की पीना और दिखाना कि तुम्हारे पास आत्मा है। जैसे जैसे रात ढलती है, रिक और डेनिस पूल के पास बैठते हैं। रिक अपनी सफलता का आनंद लेता है, लेकिन डेनिस जो नशे में है, अपराध बोध में है, उसके दिमाग में एक ही ख्याल है, घर वापस पाना। रिक मुस्कुराता है और डेनिस को आश्वस्त करता है, बस कुछ हफ्ते और। लेकिन डेनिस अब इंतजार करते करते थक चुका है। मुझे अब उस मोटेल से निकलना ही होगा। रिक उसकी झुंझलाहट को महसूस करते हुए उसे बताता है कि अब उसके पास इतना पैसा है कि वह कोई भी घर ले सकता है या कई घर। जो चाहो खरीद लो, समंदर में घरों की कोई कमी नहीं है। डेनिस रिक की बातों को दिल से लगा लेता है। अगले ही दिन अचानक वह एक शानदार हवेली खरीद लेता है जो उसकी नजर में आ गई थी और अपने परिवार को चौंका देता है। लेकिन उत्साह की जगह लिन और कॉनर डर से सिहर उठते हैं। लिन उसे डांटती है कि उसने सिर्फ उनके लिए पिछले मालिकों को घर से निकाल दिया। यह किसी और का है और मुझे हमारा घर चाहिए। वह सच्चाई देख लेती है और मासूम परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने के उसके पाप पर कोई नरमी नहीं दिखाती। नफरत से भरी हुई वह कहती है कि वह अपने भाई के साथ टेम्बा जाना पसंद करेगी, बजाय उस घर में रहने के जो दूसरों के दुख पर बना है। डेनिस उससे विनती करता है कि वह अपना फैसला बदल ले, लेकिन वह मना कर देती है और फोन मिलाती है। अगली सुबह रिक डेनिस को ऑफिस बुलाता है और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देता है। यह प्रकाशन का प्रमाण है। ये 2 साल पहले दाखिल नहीं किया गया था। यह फ्रैंक फ्रीमैन के खिलाफ एक नकली कानूनी याचिका है। वह संघर्षरत पिता जो जिंदा रहने के लिए पड़ोसी के घर से बिजली और पानी इस्तेमाल कर रहा है। अगर फ्रैंक केस जीत जाता है तो रिक का पूरा सौदा बिखर जाएगा। इसलिए रिक डेनिस को आदेश देता है कि वह यह दस्तावेज सुबह 9:47 बजे से पहले कोर्ट में जमा करे। इसका मतलब है कि डेनिस को सुनिश्चित करना है कि फ्रैंक अपना घर हार जाए। डेनिस कोर्ट हाउस पहुंचता है, फ्रैंक को परिवार के साथ देखता है। वे लोग उम्मीद से भरे हुए कोर्टरूम में जाने का इंतजार कर रहे हैं, मानो उन्हें सच में जीतने का मौका मिल सकता है। गिल्ट डेनिस पर हावी हो जाती है और वह खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। लेकिन रिक लगातार उसे मैसेज करता रहता है, पूछता है कि उसने अब तक पेपर क्यों नहीं दिया। आखिरकार रिक फोन करता है और धमकाता है, अगर वह दस्तावेज दाखिल नहीं करता तो उसकी खैर नहीं। डेनिस जानता है कि अगर वह यह दस्तावेज सौंपता है तो वह फ्रैंक की जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन रिक की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है और उसे मजबूर करती है। दबाव में आकर डेनिस वह फर्जी मोशन जमा कर देता है। 7 थोड़ी ही देर बाद कोर्ट फ्रैंक के खिलाफ फैसला सुनाता है और उसका घर जब्त कर लेता है। फ्रैंक जज से बेतहाशा गुहार लगाता है, रोते हुए कहता है कि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन उसकी पुकार अनसुनी रह जाती है। बस इसी तरह डेनिस की कामयाबी के बोझ तले एक और परिवार कुचल जाता है। उम्मीद है उस हवेली में साउंड प्रूफ दीवारें होंगी, क्योंकि अब उसका अपराध बोध बहुत शोर मचाने वाला है। उसी दिन बाद में डेनिस अपने नए महल में लौटता है, जिसे अब वह अपना घर कहता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि वह पूरी तरह खाली है। लिन और कॉनर जा चुके हैं, वे टैम्पा के लिए निकल चुके हैं। यह एहसास उसे बुरी तरह झकझोर देता है। गहरे दुख में डूबा वह शराब का सहारा लेता है, इतना पीता है कि होश खो बैठता है और फर्श पर गिर जाता है। अगली सुबह रिक की फोन कॉल से उसकी नींद अचानक खुल जाती है। रिक पहले से ही उसके दरवाजे पर है और उसे जल्दी करने के लिए कहता है। अब फ्रैंक फ्रीमैन की बेदखली का वक्त आ गया है। डेनिस खाली और टूटा महसूस करते हुए रिक के साथ वहां बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि पुलिस अधिकारी पहले से मौजूद हैं और पड़ोसियों से बात कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। जाओ पता करो, चल रहा। आज 2 बेदखली करनी है। पुलिस अधिकारी रिक और डेनिस को बताते हैं कि फ्रैंक अजीब व्यवहार कर रहा है। कल से उसका व्यवहार और भी अस्थिर हो गया है, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे डर गए हैं। पुलिस को घरेलू झगड़े के लिए बुलाया गया था और अब उन्हें लगता है कि फ्रैंक के पास हथियार है और वह खतरनाक हो सकता है। अचानक फ्रैंक पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाने लगता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। वह जोर देकर कहता है कि यह उसका घर है और असली घुसपैठिए वे लोग हैं। बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे रखो।
जैसे ही पुलिस फ्रैंक को हथियार नीचे रखने का आदेश देती है, माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ पलों बाद वह बाहर आता है और बंदूक कसकर पकड़े है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही है जब वह अदालत की नाइंसाफी पर चिल्लाता है। वह दावा करता है उसका घर अवैध रूप से छीन लिया गया। यह व्यवस्था ऐसे लोगों को कुचलने के लिए बनाई गई है जैसे वह डर गुस्से को जन्म देता है, गुस्सा नफरत को जन्म देता है, नफरत पीड़ा को जन्म देती है। और यही फ्रैंक के साथ हुआ। रद्द किए गए चेक देखे ताकि बैंक भुगतान की सच्चाई साबित हो सके। यह सब होते हुए देखकर डेनिस टूट जाता है। उसे अच्छी तरह पता है कि फ्रैंक इस हालत में क्यों है। यह सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। अपराध बोध की लहर उसे घेर लेती है, लेकिन दिल के अंदर वह रिक को दोष देता है कि उसी ने उसे मुसीबत में धकेला। यही वह पल है जब डेनिस को एहसास होता है कि वह अब पड़ोस का दोस्ताना स्पाइडरमैन नहीं रहा। अब वही है जो लोगों को उनके मोहल्लों से बाहर निकाल रहा है। फिर भी अब बहुत देर हो चुकी है। वह पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रकाशन का कोई प्रमाण दाखिल नहीं किया गया। तथ्य? अराजकता फैल जाती है जब फ्रैंक अचानक पुलिस पर गोली चला देता है। अधिकारी तुरंत छिप जाते हैं। उनके हथियार तने हुए हैं, जवाबी फायरिंग के लिए तैयार। डेनिस एक पुलिस कार के पीछे छुपा हुआ अचानक एक हताश फैसला करता है। वह खुले में आकर फ्रैंक को पुकारता है। उसकी आवाज कांप रही है जब वह सच कबूल करता है। वही था जिसने अदालत की सुनवाई में कानूनी दस्तावेज में जालसाजी की थी। फ्रैंक ने अपना घर उसी की वजह से खोया और यह बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। खैर, तुम अतीत को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हो, है ना? फ्रैंक इस कबूलनामे से हैरान होकर अपनी बंदूक थोड़ा नीचे कर लेता है। उसका गुस्सा अब अविश्वास में बदल जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस फ्रैंक से आत्मसमर्पण करने को कहती है और बताती है कि उसका मामला फिर से खोला जा सकता है और उसके पास अपना घर वापस पाने का अब भी मौका है। थोड़ी देर की झिझक के बाद आखिरकार फ्रैंक आगे बढ़ता है और अधिकारियों को खुद को हिरासत में लेने देता है। रुको, पीछे मुड़ो, घर की ओर देखो। इसी दौरान उसकी पत्नी और बच्चे जो घर के अंदर थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, डेनिस को पूछताछ के लिए अलग ले जाया जाता है। जब अधिकारी उससे पूछते हैं कि वह वहां क्यों है, तो वह स्वीकार करता है कि वह फ्रैंक फ्रीमैन को बेदखल करने आया था। फिर एक अप्रत्याशित मोड़ में वह सही काम करने का फैसला करता है। वह पुलिस को सब कुछ बता देता है, उन्हें रिक का नाम और उस भ्रष्ट कंपनी के बारे में सारी जानकारी देता है जिसमें वह काम करता है। रिक यह महसूस करते हुए कि डेनिस ने उसे धोखा दिया है, शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। अब पुलिस उसके पीछे है और इस बार शायद वह बच नहीं पाएगा। इसी बीच डेनिस एक पुलिस कार के अंदर बैठा है, सामने खाली नजरों से देख रहा है। उसका दिमाग उन सभी घटनाओं से भरा हुआ है जो उसे इस मोड़ तक ले आईं। तभी फ्रैंक का छोटा बेटा खिड़की के पास आता है। उनकी नजरें मिलती हैं, लेकिन नफरत या गुस्से की जगह उस लड़के की आंखों में कुछ और ही झलकता है, कृतज्ञता। पहली बार डेनिस ने सच बोला था और इसी वजह से एक परिवार सब कुछ खोने से बच गया। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। यह नैतिकता, लालच और हाउसिंग संकट की विनाशकारी कीमत की एक गहरी याद दिलाती है।